हेलो बच्चा लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग इकोनॉमी का नया सेगमेंट जो क्लास 11th के लिए है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने बैकग्राउंड बना दिया था आप लोग के लिए कि बेसिकली 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का कंडीशन क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या क्या प्रॉब्लम थे उसमें। ठीक। आज इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोला हुआ, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि एज अ एकेडमिक स्टूडेंट or as a aspirant of competitive exam, the most important book you have, that is NCERT। आपको एनसीईआरटी को ही वो रस्सी बना करके चलनी पड़ेगी जिसके सहारे आप बोलते हैं ना कि बैतरनी पार करेंगे। ठीक। आइए शुरू करते हैं इसको लाइन बाय लाइन। बोला हुआ है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के समय, मतलब स्वतंत्रता के समय भारत का कंडीशन क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो लर्नर्स हैं, वो क्या सीखेंगे। बिकम फैमिलियर विद द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1947, मतलब 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उससे हम लोग की जान पहचान होगी। द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 वो सन है जिस सन में हमारा इंडिया क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। दूसरा, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को विकसित होने में, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित होने में एज अ हर्डल, मतलब एक बाधा के रूप में काम किया। उन सारे कारकों को इसमें पढ़ा जाएगा। आइए रीड करते हैं। ये देखिए कुछ कोट दिया हुआ है कि इंडिया is the pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the son of our empire will have said. कौन बोला हुआ है? विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894। 1894 में जो वायसराय रहा है, वायसराय आप लोग जानते होंगे 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट आता है, उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही 1894 में जो गवर्नर है, कौन गवर्नर है? वायसराय। रूस जो गवर्नर वो, अरे जो वायसराय है वो क्या बोला है कि अगर हम लोग विश्व की सारी कॉलोनीज को हार जाएं, हम पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक इंडिया को हार जाते हैं तो हमारा जो सूर्य है, जिसको बोला जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, हमारा सूर्य है वो क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। ये थी हमारी इंडिया की इंपॉर्टेंस। और ये 1947 तक हमारे इंडिया को एकदम निचोड़ कर रख देते हैं सब। और उसके बावजूद हम आज देखिए इंडियंस कहां खड़े हैं। ठीक। इंट्रोडक्शन, परिचय। किस चीज से परिचय? उस सारे सिनेरियो से परिचय। देखिए क्या बोला हुआ है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। देखिए, the primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence। बोला हुआ है कि जो हमारा बेसिक मोटिव है, इस जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि आपको उस समय के सिनेरियो से फैमिलियराइज कराना। ठीक। और उस समय के कंडीशन को ध्यान रखते हुए जो पॉलिसीज बनी, और उसके बाद आज हमारा भारत उस पॉलिसीज की वजह से कहां खड़ा है, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड में ये इंट्रोडक्शन में बताया। However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospects। क्या बोला हुआ है कि भले ही हम लोग आज देखते हैं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को, या हम लोग सोचते हैं कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था या पहली अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी,
2070 तक, 3000 तक, जब भी ऐसा हम लोग जब भी सोचते हैं, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार पास्ट में हमारा भारत रहा कैसा, हमारा अतीत रहा कैसा, क्योंकि जो अतीत है वही हमें बताता है कि आगे का रास्ता हमें किस प्रकार से तय करना है। जो गलतियां हमसे अतीत में हो गई हैं वो अब हमसे दोबारा गलती ना हो, ये कौन बताता है? ये हमारे अतीत पढ़ने पे बताता है, और वो चैप्टर इसी चीज से डील करेगा। So let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. क्या बोला हुआ है? So इसलिए let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence. बोला हुआ है कि इसलिए हम लोग उस कंडीशन को देखने चले। किस कंडीशन को? जिस कंडीशन में भारत था कब? स्वतंत्रता से पहले। उस कंडीशन को हम लोग देखने चलते हैं, और उसी बेसिस पे पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब आफ्टर स्वतंत्रता, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी स्ट्रेटजी बनी, हमारी नीतियां बनी। ठीक, अब देखिए क्या बोला हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। बोला हुआ है कि जैसी भी हमारी आज की अर्थव्यवस्था है वो तुरंत की बनी हुई नहीं है। तुरंत की बनी हुई नहीं है तो कब की बनी हुई है? इट हैज इट्स रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री। इसकी जो जड़ें हैं ना वो हमारे अतीत की है, अतीत में धसी हुई है। क्या बोला हुआ है? पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15 August 1947। क्या बोला? बोला कि जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था का कंडीशन है वो सिर्फ आज का देन नहीं है या पिछले 10-12 साल का देन नहीं है। इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है वो हमारे अतीत में धसा हुआ है। स्पेशली वो अतीत, क्योंकि अतीत तो बहुत गहरा है, हम लोग का बहुत पुराना है, लेकिन स्पेशली वो अतीत जो हमारे ऊपर 200 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किए, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाए, अपने हिसाब से मोल्ड किए, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने हाथ की कठपुतली बना करके हमारे इंडियन इकोनॉमी को उन लोगों ने घुमाया था। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करेंट मेकिंग। मैं वही अभी लाइन बोला कि तुरंत का बना हुआ हमारा आज का अर्थव्यवस्था नहीं है। फिर द सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस। क्या बोला हुआ है कि जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे उनका मूल पर्पज क्या था? जो इंडिया पहले एकदम फाइनल गुड, मतलब ऐसा सामान का एक्सपोर्ट करती थी जो जाती थी और सिर्फ यूज हो जाता था, मतलब यहां से सामान निकले तो एकदम पैक बिस्किट का निकलता था इंडिया का। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, जो बाहर जाके सिर्फ क्या होता था? यूज होता था। उन लोगों का पर्पस क्या था? कि इंडिया को एक बिस्किट बनाने वाले देश से हटा करके एक मैदा बेचने वाले देश में बदल दे। क्यों? क्योंकि बिस्किट अब कहाँ बनने को बनाने को वो सब सोच रहे थे? ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। जब वहां वो सब बिस्किट बनाएंगे तो फायदा किसको होगा? ब्रिटेन को, सिर्फ अपना फायदा। एंड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades। क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है जो इन लोग का एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, जो इन लोग का शोषण करने वाला नेचर था, प्रकृति थी, उसको समझना बहुत जरूरी है। उनको समझने के लिए आधार बताएगा जो आगे के पॉइंट्स में हम लोग को देखेंगे, जो टॉपिक वाइज। ठीक, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। बोला हुआ है बहुत निम्न स्तर का, बहुत निम्न, एकदम नग बोल देंगे जिसको, जिसको बोलेंगे टेंड्स टू जीरो, एकदम सूक्ष्म, उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ अंडर द कॉलोनियल रूल। मतलब
ब्रिटिशरों के अंडर में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ वो लेस मात्र था, एकदम हल्का सा। ये बोलेंगे कि ये उतना ही विकास हुआ, ये उतना ही विकास हुआ जितना किसी पेड़ को लगाने के बाद बिना पानी दिए विकास हो। या तो बोले विकास ही नहीं हो, वो मुरझा करके। लक अच्छा था, हम लोग अच्छे थे, हमारे भारत माता को धन्यवाद दो कि हम लोग नहीं डूबे। ठीक। अब इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब बोला हुआ है कि हमारा भारत का जो अर्थव्यवस्था था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, ब्रिटिशरों के आने से पहले किसी पे निर्भर नहीं थी, स्वतंत्र थी। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। बोला हुआ है भले ही एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो, क्या हो, मेन ऑक्यूपेशन हो, किसके लिए, हमारे अधिकतर लोगों के लिए, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। लेकिन फिर भी हमारे देश को, भले ही कृषि हमारा प्राथमिक हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो इंडस्ट्री थी वो काफी बेहतर स्थिति में थी और लोग इसको पहचानते भी थे इंडस्ट्री के नाम से। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। बोला हुआ है कि पूरे विश्व में भारत को अपने हाथ से बनाई हुई चीजों के लिए बहुत फेमस था, बुनकरों की वजह से बहुत फेमस था, जो कॉटन का कपड़ा बनाते थे, सिल्क का बनाते थे, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। बोला हुआ है कि कॉटन से हाथ से कुछ करामात कर देते थे, सिल्क यूज करके करामात बनाते करते थे, मेटल यूज किया करते थे, प्रीसियस स्टोन से मतलब जो भी हम लोग हीरा जवाहरात देखते हैं, उसके लिए हमारा देश क्या था, बहुत फेमस था। दीज प्रोडक्ट्स इंजॉय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी। बोला हुआ है कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी हुआ करती थी कि पूरे विश्व के लोग चाहा करते थे कि ये प्रोडक्ट जो इंडिया का मैन्युफैक्चर है वो हमारे देश में आए। ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। बोला हुआ है कि एक तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल हुआ करता था, चाहे वो स्टोन हो, चाहे कॉटन हो, चाहे सिल्क हो, एकदम अव्वल क्वालिटी की हुआ करती थी। और फिर बनाने वाले कारीगर का जो टैलेंट था वो भी एकदम बेहतरीन हुआ करता था। इससे ये समझिएगा कि किसी को A1 क्वालिटी का सामान ला करके दे दिए, अगर उसके पास टैलेंट नहीं है तो वो एकदम गंदा कर देगा, मतलब एकदम बोलेंगे ना छिया लेदर कर देगा। लेकिन वही सामान किसी ला करके एक टैलेंटेड आदमी के हाथ में दीजिए, वो विश्व का सबसे बेहतरीन चीज बना करके आपको दे सकता है। वैसे थे हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था इन सब के आने से पहले। देखिए क्या बोला हुआ है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय द colonial गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या बोला हुआ कि जितनी भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने बनाई हमारे देश के लिए, उसमें इंटरेस्ट एक वर्ड यूज होता है ना बच्चा लोग, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि लगाव नहीं कि मेरा तुम्हें इंटरेस्ट है, मेरा तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब हित, फायदा। बोले कि जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई वो क्यों बनाएगी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ होम कंट्री। होम कंट्री मतलब उनके अपने घर की कंट्री, मतलब ब्रिटेन को बीच में रख करके, मतलब उनके इंटरेस्ट, उनके हित को मद्देनजर रख करके पॉलिसीज बनाई गई। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का और उनके बारे में इतना नहीं सोचा गया। फिर सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बोला कि वो पॉलिसीज जो थी वो बहुत भयंकर चेंज लेकर के आई। मतलब क्या से क्या हो गए देखते देखते वाला कंडीशन हो गया था इंडिया का। ऐसी पॉलिसीज, इस तरीके से पॉलिसीज बनाई गई, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। पहले जो मैं बताया कि पहले हमारी कंट्री ऐसी थी जो
एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं, ये नहीं सोचिएगा लोग कि बिस्किट ही बनता था, या जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था कॉटन का। जो पहले हमारी कंट्री कॉटन के कपड़े ऐसे बना करके भेजती थी या बेचती थी, एक्सपोर्ट करती थी कि सीधे पहना जा सके, अब वो वैसा कंडीशन नहीं रह गया था। ऐसे क्यों नहीं रह गया था? क्योंकि पॉलिसी जो उनकी थी वो उनकी अपने फायदे के लिए थी, और इंडिया को एक्सपोर्ट कंट्री से हटा करके इंपोर्टर में ला दिए। मतलब जो हम लोग पहले फाइनल गुड्स बेचा करते थे, बना बनाया सामान बेचा करते थे, अब उसका कच्चा माल हम लोग बेचते हैं और बना बनाया सामान हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। मतलब जो हम लोग पहले सप्लायर थे, जो हम लोग पहले क्या थे, सप्लायर थे, अब हम लोग किसमें चेंज हो गए, कंज्यूमर में। ये किसकी देन है? बाबा ब्रिटेन लोग की देन है, समझिए। ठीक। उसके बाद ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। बोला हुआ है कि वो लोग जानते थे, क्या जानते थे, कि हमारी पॉलिसी ऐसी है, सॉरी, हमारी पॉलिसी ऐसी है कि इंडिया वालों को कोई फायदा है ही नहीं। वो ये बात जानते थे, और अगर ये बात जानते थे तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे कि उनकी सच्चाई सामने आए। और उनकी सच्चाई सामने आएगी कैसे? जैसे ही वो ट्राई करेंगे कि नहीं चलो और देखते हैं कि इंडिया का इनकम कैसा है, पता चल जाएगा कि इंडिया का इनकम है ही नहीं। अरे इंडिया का इनकम क्यों नहीं है? रूल तो आप कर रहे हैं, पॉलिसीज आप बना रहे हैं, तो कमी आप में है, इसीलिए वो नहीं करते थे। क्योंकि कमियां किसकी दिखने लगेगी? ब्रिटिशर्स की खुद दिखने लगेगी। उन्होंने नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को कभी मापने का कोई भी सही तरीका नहीं अपनाया, ना कभी ट्राई ही किया। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स व्हिच वर made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent result। बोला कि कुछ एक दो लोग व्यक्तिगत तौर पे ट्राई किए, व्यक्तिगत तौर पे ट्राई किए, लेकिन चूंकि उन लोग के पास कोई बेहतरीन माध्यम नहीं था, कोई बेहतरीन रिसोर्स था नहीं, तो कुछ लोग अपना अलग क्राइटेरिया रखते थे, कुछ लोग अपना अलग क्राइटेरिया रखते थे, और उस क्राइटेरिया की वजह से हुआ क्या, देखिए क्या बोला हुआ है, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। मतलब किसी का रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि 1000 रुपए कोई कमा रहा है, कोई उसी सेम चीज पे गया, सर्वे किया, उसने पाया कि 500 ही आ रहा। कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट आने लगे, कोई अमीर बता रहा है, कोई गरीब बता रहा है। ठीक। उसके बाद क्या बोला हुआ है, अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत लोगों ने ट्राई किया, उन व्यक्तिगत लोगों में कौन कौन थे, नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी एक बात ना पूछता भी है, स्पेशली एकेडमिक में, स्पेशली एकेडमिक में। क्या दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले साइरस, वी के, आर वी राव, एंड भी दिया हुआ है आरसी देसाई। उसके बाद क्या बोला हुआ है, इतने लोगों में जितने भी एस्टिमेटर्स रहे, उसमें इट वाज राव whose estimates during the colonial period was considered very significant। इतने लोगों में जो वी के आर वी राव है ना, इनका जो एस्टिमेट्स है, इनका जो भी कंक्लूजन आया सर्वे के बाद, उसको सबसे सटीक माना गया। कब? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। हाउएवर most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year। नहीं समझा आप लोग, देखिए धीरे धीरे पढ़ना। हाउएवर मोस्ट स्टडीज, बहुत सारी पढ़ाई या रिसर्च ये कहते हैं, डिड फाइंड, ये ढूंढते हैं, दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जो समग्र उत्पादन उत्पादन था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 50 साल किसका, 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर के 1950 तक। 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%, 2% से भी कम था, कपल्ड विथ अ मेगा 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट। सोचिए ये कंडीशन था, क्या कंडीशन था, कि 2% से भी नीचे का, ऐसी थी कंट्री, कंडीशन ऐसा था। अब देखिए क्या बोला हुआ है,
एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या बोला है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब पर्टिकुलर एक सेक्टर पे आते हैं। 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। पहले हम लोग इस जो चैप्टर में देखेंगे वो देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, और देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। बोला हुआ है कि ड्यूरिंग, मतलब ब्रिटिशर के रहने के दौरान या उन लोग के रूल के दौरान जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था रही वो मोस्टली कृषि पे डिपेंड थी। किस पे डिपेंड थी, कृषि पे थी। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। बोला हुआ है कि 100 लोग अगर हैं किसी देश में, उसमें से 85 लोग किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। ये कैसे, बोला हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसे कि खुद ही बो रहे हैं और खा रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसे कि खेत में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका खेत अपना नहीं है, खेत में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एज अ पारितोषिक या बोला जाए एज अ मेहनताना, उनको सैलरी के रूप में क्या मिल रहा है, कुछ अनाज मिल रहा है, जिससे उनका लाइवलीहुड क्या हो रहा है, चल रहा है। इसलिए वर्ड यूज किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continue to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration। बोला हुआ है कि इतने लोगों का क्या, इतने लोगों का भरण पोषण करने के बावजूद इतने लोग इसमें थे, कितने लोग, 85% लोग थे, फिर भी ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डिटोरिएशन। मतलब कि इतने लोग काम कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। देखो इसमें हुआ क्या, तो कोई भी ये ना ट्राई नहीं कर रहा था कि क्या करे, कुछ ऐसा करे जो आज हम लोग का प्रोडक्शन 2 कुंटल का हो रहा है वो क्या हो जाए 4 कुंटल का। ना ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे, ना उस टाइम एक कॉन्सेप्ट आया था जमींदारों का, ना जमींदार ट्राई कर रहे थे, और लोगों के पास तो उतना अपना बच ही नहीं रहा था। ठीक, तो जो कृषि का जो भी हमारा पहले क्वांटिटी क्वालिटी था ना, किसका, सॉइल का, वो क्या होते गया, धीरे धीरे डाउन होते गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स दिस सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। बोला हुआ है कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर में थोड़ा मोड़ा बढ़ाव देखा। कैसे देखा, अब बता रहा हूं कैसे। उस टाइम काम शुरू हो गया किसका, जंगल की कटाई का। जंगल की कटाई करो और उस जगह पे क्या करो, खेती करो। इससे 2 फायदा देखिए। पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फायदा हमारे लिए, छोटा सा फायदा हमारे लिए, क्या छोटा सा फायदा, हमारे लिए ये छोटा सा फायदा कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन ब्रिटिशरों के लिए फायदा देखिए, जंगल की लकड़ी काटी गई, ले गई गई कहां, स्टेल। जंगल कटवाया गया, काटा कौन, इंडिया वाले। पैसे में कुछ नहीं, 2 जगह। जंगल की लकड़ी काटी गई, जमीन खाली हुआ, बोल दिए कि खाने के लिए तुम कुछ नहीं बोओगे, जब बोओगे इंडिगो बोओगे, जब बोओगे जूट बोओगे। तीसरा फायदा, मतलब रॉ मटेरियल भी इंडिया से, उसी जहाज से लकड़ी भी जा रही है और उसी जहाज से वहां पे उपजाया हुआ कॉटन भी जा रहा है। ये थी ब्रिटिशरों की पॉलिसी। उसके बाद दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। बोला है कि जो भी कमी आई एग्रीकल्चर में वो लैंड सेटलमेंट, मतलब उन लोग की जो जमीन का बंदोबस्त था उसकी वजह से आई। और बंदोबस्त कैसा था, दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। वो बंदोबस्त कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट। और कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन वाले। ठीक, particularly under the zamindari system which was implemented in the then Bengal presidency comprising parts of India's present day eastern states, the profit accruing out of the agriculture sector went to zamindars instead of the cultivators।
देखिए क्या हुआ, एक टाइम था, क्या टाइम था, 1793 बोलिए, सेवन, और उससे पहले की भी बात बता रहा हूं। एक सिस्टम लाया गया, जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। उस जमींदारी सिस्टम में था क्या, एक जमीन होती थी, सॉरी, एक जमीन होती थी, लोग बैठ के उसका ऑक्शन करते थे, जो सबसे ज्यादा अपना क्लेम करता था कि इस जमीन पे मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगा, उसको बोला जाता था कि आज से जमींदार तुम, आज से जमींदार तुम। सॉरी, वो जमीन किसके नाम की हो जाती थी? उस पर्टिकुलर जमींदार के नाम की हो जाती थी। अब होता क्या था उस जमींदार में कि तय कर दिया गया कि 900-800 रुपए में किसको दूंगा? ब्रिटिशर्स को दूंगा। ठीक है, उस जमीन में हो रही है 2000 की उपज, 2000 रुपए की उपज, 800 रुपए वो उसको दे दिया, ये फिक्स है कि उसको 800 रुपए ही देना है। लेकिन ये कभी फिक्स नहीं हुआ कि जमींदार किसान से कितना लेगा। जमींदार कहता था कि मेरे को 1100 रुपए तुम दे दो, 800 रुपए उसको दे दिया, 1100 रुपए खुद ले लिया, हो गया 1900। 100 रुपए मन किया तो उसको छोड़ा, नहीं तो वो भी क्या किया, ले लिया। ये थी जमींदारी सिस्टम, ये थी जमींदारी सिस्टम। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? ब्रिटेन वालों ने। बोला हुआ पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम विच वाज इंप्लीमेंटेड इन द देन बंगाल। ये पहली बार इंट्रोड्यूस कहां हुआ था? बंगाल में। और पहली बार बंगाल का मतलब आप लोग को बता दूं कि उस टाइम बंगाल था क्या। उस टाइम बंगाल, एक सेकंड, उस टाइम बंगाल ऐसे था, ये पूरा पोर्शन जो था, इधर तो नहीं बट ये पूरा पोर्शन जो था वो क्या था? बंगाल था। इधर बिहार का पोर्शन, इधर उड़ीसा का पोर्शन, ये वेस्ट, ये बांग्लादेश वाला पोर्शन, और ये ईस्ट इंडिया का पोर्शन, ये सब क्या था? बंगाल था। मतलब इतने बड़े एरिया में जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। और इतने बड़े एरिया में कौन आ गए? जमींदार आ गए। क्या आ गए? जमींदार आ गए। बोला हुआ है, नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। बोला हुआ है। अब देखिए हुआ क्या, पीजेंट्स मतलब किसान के पास इतना बच नहीं रहा है कि वो अपनी जमीन में कुछ भी करे। और उसको ये भी मालूम है, और उसको ये भी मालूम है कि ये जमीन अब मेरे नाम पे नहीं है, मैं कितना भी मेहनत कर दूं, एक टाइम पे ये क्या किया जाएगा? मेरे से छीन लिया जाएगा। दूसरा, जब जमींदार लोग जो थे वो सब भी एक चीज के लिए मजबूर थे। वो मजबूरी क्या थी? अगर वो 800 रुपए तय दिन के दिन अगर नहीं दे पाए ब्रिटिशर्स को, तो वो जमींदारी उन लोगों से क्या हो जाती थी? छीन ली जाती थी। छीन ली जाती थी। इसका मतलब कि वो जो पैसा ना देने के एवज में जमींदारी ले ली जा रही है, इसका मतलब इनकी जमींदारी भी फिक्स नहीं है। तो जमींदार कहते थे कि अरे भाई, अगर मैं चूक गया तो जो मैं इस जमीन पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा इसकी फर्टिलिटी को इनहेंस या इंक्रीज करने के लिए, वो तो गायब। मेरे को तो उसको उसका कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं? मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं? और ब्रिटिशर को तो मतलब ही नहीं था। वो कहते थे भाई, एक बार मैंने तय कर दिया पैसा, जमींदार तो मेरे को ला करके देगा ही, तो मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट भी करूं। वही लाइन यहाँ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? देखिए, हाउएवर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग, कुछ नहीं किए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के कंडीशन को ठीक करने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। बोला हुआ है कि कैसे भी वो उपजा करता, मतलब जो उपजा उपजा रहे हैं वो क्रॉप्स, किसी भी कंडीशन में हो, जमींदारों को इससे मतलब नहीं था। उनको सिर्फ करना क्या था? रेंट कलेक्ट करना था। और इसकी वजह से हुआ क्या? दिस कॉज्ड इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर्स। सॉरी, बोला हुआ है कि बाद में इसकी वजह से बहुत सारा टेंशन हुआ। और आप लोगों ने सुना होगा कि 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति के पीछे इस सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि किसान असंतुष्ट
क्यों? क्योंकि एक टाइम तक जमींदार असंतुष्ट, ठीक, और ये दोनों सेक्टर ही क्या किए, उस 1857 के रिवॉल्ट में बहुत एक बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किए हुए थे। इसके बाद टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। क्या बोला हुआ है कि जमींदार बेमतलब का बेफिजूल का जो पैसा लेते थे, उसके पीछे का कंडीशन था कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट में जो कंडीशंस थे, जो बंदोबस्त मैंने नाम लिया, जो बंदोबस्त में, जो स्थायी बंदोबस्त में जो कंडीशन थे, वो भी ऐसे नहीं थे कि उनको कंपेल करे, उनको मजबूर करे कि तुम लोग कम लूटो, तुम लोग कम लूटो, वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। देखिए इस सारे पैरा में ये वही लाइन बोली गई है, मैं क्या बोला आप लोग को कि ऐसे समझते हैं, रुकिए, अभी आएगा तो बताता हूं, तब तक कैसे समझिए। फिर तीन लोग मेन थे, तीन लोग मेन थे, कौन कौन? एक ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, इसके नीचे आए जमींदार, और इसके नीचे आए वो पीजेंट्स या फार्मर, फार्मर लिख लीजिए। अब इसमें हुआ क्या बच्चा लोग, अब इसमें हुआ क्या कि इन दोनों के बीच का तो रिलेशन क्या था, फिक्स था। इन दोनों के रिलेशन का बीच का रिलेशन क्या था, फिक्स था कि आपको पर महीने मुझे 500 रुपए क्या है, देना है, 500 रुपया देना है। इन दोनों के बीच का रिलेशन फिक्स नहीं किया गया, तो ये इसके मर्जी के ऊपर था, एज पर हिज विल, जितना मन चाहे उतना ले ले, भले ही इनके पास उतना पैसा हो या नहीं हो। फिर होता क्या था, फिर होता क्या था, ये जो जमींदार थे, ये अगर 500 रुपए, ये अगर ये फिक्स 500 रुपए अगर ये टाइम से नहीं दे पाए, अगर ये टाइम से नहीं दे पाए, तो इनका जो जमींदारी था वो क्या कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। इस रूल को बच्चा लोग बोलते थे सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज। इसका मतलब था, जैसे देखिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका डेट 4 नवंबर है, ब्रिटिशरों ने फिक्स किया, क्या फिक्स किया कि पूरे नवंबर का जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करोगे तुम 5 दिसंबर को सूर्य डूबने से पहले ला करके मुझे दे दोगे। सनसेट आया, सूर्य डूबने से पहले ला करके हमें दे दोगे। बाई चांस अगर कोई जमींदार इसमें फेल मार गया तो उसकी जमींदारी क्या कर दी जाती थी, खत्म कर दी जाती थी। इससे ये पता चलता है कि ना जमीन इनका फिक्स था, ना जमीन इनका फिक्स था, तो ना कभी इन्होंने इन्वेस्ट करने का ट्राई किया, इनके पास बचता नहीं था कि ये इन्वेस्ट करे, और ये तो कभी मतलब सोचते ही नहीं थे कि हम इन्वेस्ट भी हमें करना है, ठीक। इसलिए जो हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो क्या होते गया, टाइम टू टाइम डाउन होते चला गया। उसके बाद वर टू लूज देयर राइट्स, बिसाइड्स दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी क्या थी, इसके अलावा क्या थी, टेक्नोलॉजी भी लो थी, लैक ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन भी नहीं था, एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल एडेड टू एग्रीवेट ऑन द plight ऑफ फार्मर एंड कंट्रीब्यूशन टू डिसमिसल। क्या बोला, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी कम है, इरिगेशन नहीं है, फर्टिलाइजर का यूज हो नहीं रहा है, तो सारा चीज क्या बता रहा है कि भाई जितने भी किसान हो ना, तुम लोग की सामत आ गई है, क्योंकि ना तुम लोग के ऊपर कोई खर्च करने वाला है, ना तुम्हारे पास पहले से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है
कि जिससे तुम अपने प्रोडक्ट को क्या करो, इनहांस कर सको, प्रोडक्टिविटी को क्या कर सको, बढ़ा सको। देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बोला हुआ है ठीक है, इन सबके बावजूद थोड़ा मोड़ा हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स, हम लोग क्या देखते हैं, कैश क्रॉप जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बैकग्राउंड बताते थे कि एक होता है बाबू ऐसा एडिबल क्रॉप्स जिसको हम लोग खा सके, दूसरा होता है नहीं जिसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। वही क्रॉप पे क्या करने लगे, कैश क्रॉप बोआने लगे, और उसी को क्या बोला गया, एक वर्ड दिया गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। बाकी यहां देखिए, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। मैं क्या बोला था कि उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो करवाया, एडिबल फूड से कैश क्रॉप पे लेकर के तो आए, लेकिन उस सामान को उन लोगों ने उतने पैसे में खरीदा ही नहीं। बोला हुआ है कि क्यों बोले कि तुम लोग कैश क्रॉप बो, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे पास पैसे कम है वो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे, लेकिन अगर पैसे देकर खरीदेंगे ही नहीं तो पैसा आएगा कहां से, अगर पैसा आएगा नहीं कहां से, कहीं आज से आएगा नहीं तो पैसा बढ़ेगा कहां से। बोला हुआ है फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन as instead of producing food crops now they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industry back home। बोला हुआ है कि कैश क्रॉप को बोने से इन लोगों को जो खाने वाला प्रोडक्ट था उसका तो चांस अब खत्म ही हो गया, लेकिन जो कैश क्रॉप था उनके किसी यूज का नहीं था, उसको सिर्फ एक लोग यूज कर सकते थे, वो थे ब्रिटेन वाले, क्योंकि इंडस्ट्रीज उन लोग के पास थी, हम लोग के पास इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, और अब खाने वाला प्रोडक्ट भी नहीं था, खाने वाला क्रॉप भी नहीं था। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, कुछ प्रोग्रेस को छोड़ करके किसमें, इरिगेशन में, इंडिया एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेस, फूड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। बोला हुआ है कि कुछ इरिगेशन को छोड़ करके इंडियन एग्रीकल्चर हर एक चीज से वंचित रहा, चाहे वो फ्लड को कंट्रोल करना हो, चाहे वो फर्टिलाइजर के लिए हो, चाहे वो डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल के लिए हो। ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं किया गया जिससे क्या हो, जिससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी हो वो इंक्रीज हो, while a small section of farmers change their cropping pattern from food crops to commercial crops। क्या बोला हुआ है कि स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर, जो फार्मर्स थे वो क्या किए, अब फूड क्रॉप को बोना बंद करके किस में आ गए, कैश क्रॉप में आ गए। किस में आ गए, कॉमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप। A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। बोला भाई जबकि छोटे छोटे किसानों के पास ना तो इतने पैसे थे, ना ऐसा उन लोगों को कोई बाहरी असेसमेंट जो आज हम लोग लोन के तौर पे लेते हैं वो मिलता था, ना कोई बाहरी हेल्प मिलती थी कि वो अपने खेत में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, जिससे उनकी क्या हो, प्रोडक्टिविटी हाई हो। ठीक, नेक्स्ट जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो लाइक पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।